Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेक द क्लास आर्ट सेक्शन क्लासेस। और हम लोग रिकवर कर रहे थे इसकी पिछली क्लास में व्हाट इज़ आर्ट, है ना। व्हाट इज़ आर्ट के विषय में हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और इससे मतलब कला क्या चीज़ है, कला को अच्छी तरीके से परिभाषित इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोग किए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पे कला का वर्गीकरण। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट किस तरीके से करते हैं, कला का वर्गीकरण कहाँ से किस प्रकार से हुआ है, इसके विषय वस्तु को हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ही कम समय में। और इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। और ये क्लासेस आपकी टीजीटी पीजीटी आर्ट के शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। विस्तार से इसमें स्टडी किया गया, इसको देखिएगा। कला का वर्गीकरण में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की कला बताया गया है। एक होता है ललित कला और एक होता है उपयोगी कला। ठीक है, इसमें दो प्रकार की कला, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। ललित कला क्या होता है, जो ललित कला वो होता है जिनमें मनो की भाव यानी कि मनोभाव की उत्पत्ति होती है, मन की भाव की उत्पत्ति होती है, वह होती है ललित कला, है ना। ललित कला के अंदर जो मानव के अंदर जो मन की भाव होती है, मन की अभिव्यक्ति होती है, वो निकलती है, वो होता है ललित कला। और उस ललित कला में मन की अभिव्यक्ति, अगर मनोभाव की बात किया जाए तो पहला हो गया संगीत। संगीत एक ऐसी कला है जो मन के अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं। काव्य की अगर बात किया जाए तो ललित कला का एक भाग है। काव्य को सुनने से काव्य के अंदर रस, आनंद या एक अनुभूति जो निकलती है वो काव्य के अंदर भी निकलती है। चित्र बनाने पर अगर हम कोई चित्र बनाते हैं, बनाने के बाद चित्र हमारा तैयार होता है तो देख करके एक अनुभूति होती है, मनोभाव उत्पन्न होती है। ललित कला के अंतर्गत मूर्ति का निर्माण करना, मूर्ति कला जो होती है वो भी ललित कला का भाग होता है। स्थापत्य कला को अगर हम देखें तो यह भी ललित कला का भाग होता है। ललित कला वे कला होती है जो मन के अंदर की भाव को प्रकट करता है इंसल्टली। आगे हम देखेंगे उपयोगी कला। उपयोगी कला वे कलाएं होती हैं जो मानव दिन प्रतिदिन अपनी उपयोग के लिए कला का प्रयोग करता है ना। जिसमें व्यवहारिक जीवन से संबंधित किसी वस्तु का उपयोग करना, वो उपयोगी कला। जैसे बढ़ईगिरी, पोस्टर, छपाई, है ना, ये सभी चीज़ें हमारी उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं। तो ये दो प्रकार की कला हो गए। एक हम बात करेंगे स्थिर कला, स्टैटिक आर्ट। ये स्टैटिक आर्ट जो होता है उसे एकदम स्थिर अवस्था में व्यक्त किया जाए, जैसे चित्र को बनाना, मूर्ति को बनाना, नॉर्मली स्थापत्य को लेकर के, ये सारी चीज़, इसे देश सापेक्ष बोला जाता है। ठीक है, इस कला को हम चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, है ना, वास्तु या स्थापत्य से संबंधित जो कला होती है उसके विषय में स्थिर कला को लेकर के बात किया जाता है। और स्थिर कला को हम देश सापेक्ष भी कहते हैं, इन्हें देश सापेक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद डायनामिक आर्ट यानी कि गतिशील आर्ट है ना। और गतिशील कला के अंतर्गत, ठीक है, गतिशील कला के अंतर्गत नृत्य कला हो गया, काव्य कला हो गया, है ना। नृत्य कला, काव्य कला, ये जो होती है वो गतिशील होती है। जैसे काव्य लोग कहते हैं और झूमते रहते हैं, नृत्य कला झूमते रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो कलाएं होती हैं इनको बोला जाता है काल सापेक्ष, और स्थिर कला को बोला जाता है देश सापेक्ष। इस यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप करता है कंपटीशन एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी आर्ट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगली एक कला है आपका दृश्य कला, जिसे विजुअल आर्ट कहते हैं। तो विजुअल आर्ट यानी नाम से ऐसा लग रहा है कि जो विजिबल हो, ऐसी आर्ट जो विजिबल हो, विजुअल आर्ट कहलाता है। विजुअल आर्ट को हम देखें तो जैसे मान लीजिए चित्र हो गया वो विजिबल होता है, मूर्ति हो गया वो विजिबल होता है। ठीक है, तो ऐसी आर्ट जो विजिबल हो विजुअल आर्ट कहलाएगा। ऐसी आर्ट जो ऑडिटरी हो यानी कि जो सुनने योग्य हो वो आपका श्रव्य कला कहलाता है। तो विजुअल आर्ट, ऑडिटरी आर्ट, ये दोनों अलग अलग आर्ट हैं।
यहाँ पे सुनने वाली आर्ट, जैसे मान लीजिए संगीत कला, ठीक है, संगीत कला, काव्य कला, ये ऐसी कला होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। गीत कला से संबंधित, वाद्य बज रहा है, वाद्य है, आवाज़ है ना, आवाज़ तो निकलती है, तो ये सब कला श्रव्य कला के अंतर्गत, और देखने वाली जो कला होती है उस ये दृश्य कला के अंतर्गत होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिएगा, दार्शनिक है एक हीगल ने कला का वर्गीकरण किया था। हीगल ने, जो दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक है ये, हीगल ने एक कला का वर्गीकरण किया था। उस कला वर्गीकरण को हम एक शब्द में बोले हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट बोला जाता है, ठीक है। हीगल कला वर्गीकरण हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट बोला जाता है। हीगल ने दो कला का मतलब स्ट्रोक किया था, बताया था, एक श्रेष्ठ कला जिसे काव्य कला को ही श्रेष्ठ कला बोला जाता है, और वास्तुकला को निम्न कला बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मतलब ललित कला के आधार पर ललित कला को पांच भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक काव्य होता है, संगीत होता है, चित्रकला होता है, मूर्ति कला होता है, वास्तुकला होता है, ठीक है। ललित कला को 5 स्टेप पर बांटा गया है, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला। तो आप देख सकते हैं कि हीगल ने पहले नंबर पे काव्य कला को लिया है, तो यानी पहले नंबर पर लिया है तो श्रेष्ठ कला हो गया। और यहाँ पर देखो वास्तुकला है, तो वास्तुकला को लास्ट में लिया है, तो लास्ट में लिया है, तो ये सीधा सीधा क्लियर है कि ये निम्न कला हो गया। तो देखिए, वास्तुकला निम्न कला, श्रव्य कला ये श्रेष्ठ कला, तो काव्य कला। तो इस कंडीशन में ये हिगेलियन नामक जो जर्मन दार्शनिक थे, इसको दो कैटेगराइज श्रेष्ठ कला और निम्न कला को बांटा था, ये काव्य कला को लेकर के और वास्तुकला को लेकर के। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बाद हम कला में थोड़ा सा बैक चलेंगे। कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो भरत मुनि ने किया था। प्रथम शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ था, और किस में? भरत मुनि के द्वारा, है ना, भरत मुनि के द्वारा एक लिखी गई नाट्यशास्त्र पुस्तक, नाट्यशास्त्र में पहली शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम पहली शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था, कला शब्द का प्रयोग। इसके बाद भरत मुनि ने बताया कि रसों की संख्या 8 होती है, और उस तरीके से हिंदी काव्य में हम रसों की संख्या 9 पढ़ते हैं, है ना। हिंदी काव्य में रसों की संख्या 9 पढ़ते हैं, और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताया है। अब इसी क्रम में हम फाइनली क्षेमेंद्र की पुस्तक में कला का उल्लेख किस पुस्तक में किस हिसाब से एडजस्टमेंट किया गया है, क्षेमेंद्र की पुस्तक में कला उल्लेख किस प्रकार से किया गया है, इसको हम फाइनली पढ़ेंगे। एक कला है सोनारों की कला। उस सोनारों की कला में कम से कम 64 चित्र कला या कला व्याख्यान किया गया है। 64 जन उपयोगी कला, 64 वैश्याओं का कला, ये 64 वैश्याओं का भी कला है इसके अंदर। क्षेमेंद्र की पुस्तक है, जिसमें क्षेमेंद्र ने अपनी विशिष्टता के आधार पर पुस्तकों का वर्गीकरण या उल्लेख किया है। 64 सोनारों की कला है, 64 जन उपयोगी कला है, 64 वैश्याओं की कला है, 100 कम से कम 100 सार कला है, 16 कायस्थों से संबंधित कला है, 32 अर्थ धर्म काम मोक्ष से संबंधित कला है, और यहाँ पर 10 भेषज से संबंधित कला है। ये क्षेमेंद्र ने इस तरीके से व्याख्यान किया है। तो इस हिसाब से हम कला को लेकर के हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट को तरह तरह में डिस्कस किया, ठीक है। तो उसका टॉपिक हमने रिकवर किया, और फाइनली इसमें से टीजीटी पीजीटी आर्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न तो पुटअप हो ही जाते हैं। कहीं न कहीं से सवाल यहाँ से टॉप मतलब कंपटीशन लेवल पे आ ही जाता है। तो फिर इसी टॉपिक को कवर करते हुए मैं अपनी क्लास को एंड अप करता हूँ। अगर इस पूरे वीडियो को क्लियर रूप से देखते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। कितना मिनट का